नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। तो अपने टोटल 7 यूनिट पूरी हो चुकी है और अभी 8वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने सीक्वेंस के हिसाब से, जबकि सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से आज जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7। ठीक है, वो क्या है? ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। इसके बाद 2 यूनिट और बाकी रहती है। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से पूरी करें उनको भी। अब देखो, ऑप्टिक्स आपने जब भी 11-12 में पढ़ा होगा, 2 चीज़ें पढ़ी होगी, एक तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। एक पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स, वो पढ़ा होगा तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। अब देखो, इसके अंदर आपके सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है, वो इस रे ऑप्टिक्स से लिंक है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के ये समझ लो कि रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवणमापी, ये है वेव ऑप्टिक्स से लिंक्ड। ये किससे लिंक्ड है? वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है और ये रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, चलिए, अब होता चीज़ें क्या है कि इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारी बेसिक पे तो अपन जाएंगे नहीं, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ बीच में कोई चीज़ आएगी तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और चूँकि सारी बेसिक पे अपन जाएंगे जो मैं बात बोलूँ उसको अगर थोड़ा बहुत ऐसे लगे कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से आया, तो उसको फैक्ट मान के थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना, उसके पीछे ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके पीछे की बैकग्राउंड की थ्योरी बहुत है, बैकग्राउंड की थ्योरी बहुत है, लेकिन मैं आपको बिना वो बैकग्राउंड की थ्योरी बताए भी ये चीज़ें समझा सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं जो बोलूँगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या भाई सर ने ये बोला, अच्छा ये ऐसे होता है, बस। अब वो क्यों होता है, क्यों कारण, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न अपन पढ़ने बैठेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत मस्त है, इसको बेसिक से पढ़े तो बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, लेकिन उतना अपने को करना नहीं है। अभी अपने को रहना है एग्जाम ओरिएंटेड, अभी अपने को रहना है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि मतलब अपना फोकस होना चाहिए एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर करें उस पर। ठीक है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज अपने को लेना है। पीएचडी यहाँ पे अपने को नहीं करनी, मैं पहले से कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, बाकी लेकिन जो टॉपिक है उसको अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक टॉपिक तो बनता है इसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ठीक है, इस सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से 2016 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, 2018 में कुछ भी नहीं, नील, कुछ भी नहीं पूछा गया। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, दूरदर्शी। अब दूसरी चीज़ होती है व्यतिकरण और विवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। इसमें से बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये अपवर्तन है, परावर्तन है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उतना बेसिक अपन जाने का काम नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे अपन, टाइम अपने पास वैसे भी कम है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यतिकरण और विवर्तन, तो इससे देखोगे तो 2016 में एक थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल, 2018 में एक थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, और ध्रुवण और ध्रुवणमापी देखोगे टॉपिक्स, तो 2016 में एक न्यूमेरिकल और 2018 में एक न्यूमेरिकल, यानी 2016 में कुल 4 सवाल, 2018 में 3 सवाल। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, यानी कि मतलब यहाँ से एक बात तो साफ मालूम पड़ रही है कि भाई ध्रुवण और ध्रुवणमापी और व्यतिकरण और विवर्तन, यहाँ से तो एक सवाल आना पक्का है, यहाँ से तो एक सवाल आना पक्का है ये। फिर एक सवाल यहाँ से आ सकता है अगर, क्योंकि चूँकि इस बार 100 क्वेश्चन है, 100 में से फिजिक्स से हिस्से में कितने आते हैं, इतना तो मान के चलो कि मिनिमम 25 तो आएंगे, फिजिक्स के हिस्से में मिनिमम 25 तो आएंगे, और मैक्सिमम ये वेरी करेगा 30 तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, मैक्सिमम ये वेरी करेगा 30 तक, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25 से 30 तक, तो यानी कि एक चैप्टर के हिस्से में कितने आते हैं ये समझ लो, 2 के आसपास, 2 मिनिमम, मैक्सिमम 3। ठीक है, तो 2 मिनिमम, तो मतलब 2 मिनिमम लगभग मेरे ख्याल से यहीं से काम हो जाएगा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवणमापी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से कोई न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई थ्योरेटिकल रूप में कोई पूछना होगा तो पूछ लेगा, फिर न्यूमेरिकल भी कोई इतना टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी है चीज़ें। ठीक है, उनको भी समझेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवणमापी। चलिए, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना रियल चैप्टर। अब देखो, जो प्रकाश है उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी है,
एक तो रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, एक होती है वेव ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो ये जैसे कुछ घटनाएं होती है प्रकाश का, परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन। ये परावर्तन अपवर्तन तो आपको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। विक्षेपण डिस्पर्जन, जैसे कि ये सफ़ेद रंग से जो इंद्रधनुष के 7 अंक बनते हैं, वो कौन सी घटना है? विक्षेपण की घटना है। वो कौन सी है? विक्षेपण की। ठीक है, डिस्पर्जन। फिर एक होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। जिस प्रकार आपने ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण पढ़ा था, उसी प्रकार प्रकाश तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। ठीक है, एक होता है विवर्तन, डिफ्लेक्शन, एक होता है ध्रुवण या पोलराइजेशन। ठीक है, अब जैसे कि वेव ऑप्टिक्स से इन चीज़ों की व्याख्या की जा सकती है, इनकी और इस परावर्तन और अपवर्तन की भी व्याख्या इस वेव ऑप्टिक्स से की जा सकती है, लेकिन रे ऑप्टिक्स से सिर्फ इसकी व्याख्या की जा सकती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ठीक है, इनकी इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है प्रकाश के रूप में, कण के रूप में। ठीक है, एक होता है प्रकाश कण के रूप में, एक होता है वेव्स के रूप में, यानी कि तरंग के रूप में। तो फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बोला कि भाई प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश तरंग के रूप में होता है। तो लास्ट में जो रियल में सही चीज़ क्या आई कि भाई प्रकाश किस रूप में होता है? तरंग रूप में। प्रकाश को अभी तरंग रूप में भाई मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इस तरंग से, इस सिद्धांत को मानते हुए सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत वैसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, उनको अपन इतना पीछे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे उसमें पहला चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे ध्रुवण। क्या स्टार्ट करेंगे? ध्रुवण। बहुत मस्त टॉपिक है। ठीक है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्रुवण वाला बहुत ही मस्त टॉपिक है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं और इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ध्रुवण। और उसके अलावा जो भी चीज़ें मतलब ऐसा बेसिक होगा तो मैं साइड में बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको पता हो तो एक हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था? प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज की थी, यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। तो हाइजेनबर्ग ने प्रकाश की जो ये तरंग सिद्धांत है वो दिया था। उससे पहले प्रकाश को क्या माना जाता था? एक कण। ठीक है, समझ गए? उससे पहले प्रकाश को क्या माना जाता कि प्रकाश एक क्या है? कण है। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि प्रकाश क्या है? एक वेव्स है। कौन सी है? हाइजेनबर्ग क्या? उसने बताया कि प्रकाश क्या? तरंग है। क्या है? वेव्स। लेकिन भाई आपको पता है कि तरंग 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, तरंग 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य मतलब जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे वो करे कंपन, जैसे कि ध्वनि तरंग है। और जो अनुप्रस्थ मतलब जिसमें माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करे। तो देखो यहाँ पर जब इस हाइजेनबर्ग ने व्याख्या की तो उसने बताया कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकाश की तरंग प्रकृति, और किस प्रकार का है? अनुदैर्ध्य। हाइजेनबर्ग ने इसको बताया था अनुदैर्ध्य। लेकिन जब ध्रुवण के बारे में बात पता चली, ध्रुवण कि भाई प्रकाश के अंदर ध्रुवण नाम की भी चीज़ होती है, तो उस ध्रुवण की व्याख्या इस अनुदैर्ध्य सिद्धांत से नहीं की जा सकती थी। कि प्रकाश को यदि अनुदैर्ध्य माने तो इस ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मतलब ध्रुवण कहाँ होता? ध्रुवण वहाँ होगा जहाँ पर तरंग कैसी होगी? अनुप्रस्थ होगी। तो इसका मतलब एक साइंटिस्ट था फेनल, हाँ, उसने बोला कि ये जो तरंग है वो कैसी है? अनुप्रस्थ है। ये जो तरंग है वो कैसी है? अनुप्रस्थ है। समझ गए? फिर आए भाई साहब नए मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल वो नहीं जो बैट्समैन, वो नहीं। ठीक है, ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, वो सिक्सर मारने वाले मैक्सवेल नहीं। अभी किस में? बेंगलोर में है क्या मैक्सवेल? हाँ, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
मैक्सवेल ने बोला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। और भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तथा निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, जो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तथा निर्वात में क्या होता है, अधिकतम होता है। समझ गए, निर्वात में हमेशा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, फिर माध्यम के अनुसार डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर माध्यम बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, सघन हुआ, तो प्रकाश का वेग घटेगा, माध्यम विरल हुआ तो वेग बढ़ेगा, ठीक है। और निर्वात में सबसे अधिकतम होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा वेग होता है, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखो, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मैक्सवेल ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई प्रकाश तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया पहले कि भाई जो तरंग है वो क्या होती है, जो मतलब प्रकाश है वो क्या, एक टाइप से वेव से, किस प्रकार की वेव है, अनुदैर्ध्य। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि ये अनुप्रस्थ है, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने बोला कि ये विद्युत चुंबकीय है। समझ गए, तो विद्युत चुंबकीय वैसे भी क्या होती है, अनुप्रस्थी होती है, जिसमें क्या होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र सदिश E, चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। यानी कि ये देख लो, ये मान लिया x अक्ष है, ये y है, और ये बाहर निकली हुई z अक्ष है, ठीक है। तो तरंग संचरण की दिशा ऐसे होगी, तो विद्युत चुंबकीय दिशा ये होगी, और चुंबकीय दिशा ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। मतलब तीनों परस्पर लंबवत, ठीक है। ये देखो, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। मतलब ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है, ये समझ लो, ये जा रहा है प्रकाश, ये प्रकाश संचरण की दिशा है, ये प्रकाश जा रहा है, ये इसमें क्या विद्युत क्षेत्र है ऐसे, और इस साइड चुंबकीय क्षेत्र, तीनों परस्पर लंबवत, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत, ये ऐसे, समझ गए। चलिए अब देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लाई, जिस वजह से बहुत सारों को ये ध्रुवण समझ में नहीं आता। सिर्फ एक इस लाइन की वजह से बहुत सारे बच्चों को ध्रुवण समझ में नहीं आता, ठीक है। ये आखिर हो क्या रहा है, ये लाइन क्या है, विद्युत सदिश प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है। विद्युत सदिश प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है, यानी कि देखो, एक तो होता है इसमें विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है तरंग संचरण की दिशा। ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई जो प्रकाश को शो करना हो, तो चूंकि वो क्या विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, तो उसको किस प्रकार शो करोगे, तो चूंकि विद्युत सदिश है उसको प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है। यानी कि अपन विद्युत सदिश को प्रकाश सदिश मान लेते हैं, विद्युत सदिश को प्रकाश सदिश मान लेते हैं, यानी कि उसकी तरह कार्य करता है। सारे मतलब जो भी ये ध्रुवण वगैरह चीज़ें होगी, वो इस विद्युत सदिश को ही प्रकाश सदिश मान के किया जाता है। समझ गए, इसको मानेंगे विद्युत सदिश को, तो विद्युत सदिश प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ध्रुवित प्रकाश और एक होता है अध्रुवित प्रकाश। वो क्या होते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। देखो, अब आगे बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश होता क्या है, ठीक है। देखो, पहले इसको रीड करो कि भाई ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। यानी कि भाई जो तरंग गति कर रही है तो उसके लंबवत क्या होते हैं, विद्युत सदिश होते हैं। तो विद्युत सदिश क्या होते हैं, सभी दिशाओं में पाए जाते हैं, सभी संभव दिशाओं में, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। अब एक होता है ध्रुवित प्रकाश, तो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में नहीं होकर केवल एक ही दिशा में सीमित होते हैं, केवल एक ही दिशा में सीमित होते हैं, उसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, उसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये कोई
प्रकाश तरंगें जो जा रही है, ठीक है। अब इसके लंबवत ऐसे ऐसे होंगे विद्युत सदिश, ठीक है। चलो मैं 3 ही लगा पा रहा हूँ, हाँ ऐसे। तो ये उसके ये जैसे कि ये जा रहा है प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश जा रहा है, इसके लंबवत होगा विद्युत सदिश, एक सदिश इस साइड होगा, एक सदिश इस साइड, एक सदिश इस साइड। तो इसको क्या कर दिया जाए कि ये सभी संभव दिशाओं में, अब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सभी संभव दिशाओं में विद्युत सदिश होते हैं। तो अपन क्या कर दे, इसको एक ही तल में सीमित कर दे, कि मैंने इसको ऐसे कर दिया बस। अब ये सारे विद्युत सदिश के तल एक ही तल में सीमित हो गए। कौन सा तल? ये वाला, इस तल में देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के रूप में एक ही तल में सीमित हो गए। तो उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अपन मेनली इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के मेथड्स वही पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के मेथड, मेनली काम उस पर ही करने वाले। अपन क्या करेंगे, इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलेंगे, और बदलने के कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीकों से इनको बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब एक नया शब्द आता है, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई एक होता है अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। दूसरा होता है ध्रुवित प्रकाश, दूसरा होता है ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ध्रुवित प्रकाश को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, यानी कि अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड लाइट, इसमें बदलना, उसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। समझ गए? प्रकाश का ध्रुवण किसको बोलेंगे कि भाई अध्रुवित प्रकाश को क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, तो उस घटना को बोलेंगे प्रकाश का ध्रुवण। तो बस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कैसे करोगे, क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश होता है जो उसमें जो विद्युत सदिश के कंपन होते हैं वो सभी दिशा में होता है, संबंध दिशा में, ठीक है। लेकिन उसको एक ही तल के अंदर सीमित कर दे, एक ही तल के अंदर सीमित कर दे, तो उसको बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश, उसको बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। और नॉर्मली जो अपने जैसे कि बल्ब है घर पे, नॉर्मली जो आप प्रकाश देखते हो, ठीक है, वो क्या होता है, सारा अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है? अध्रुवित प्रकाश। जो भी अपने को नेचुरली प्राप्त होता है नॉर्मली वो अध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। तो कुछ विशेष मेथड अपन अपना के इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह इनसे आने वाला सारा प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है। तो इतना कार्य होता है कि आगे इनको ध्रुवित प्रकाश में बदलना, ठीक है। अब तो एक होता है टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक है। ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल है उसका उपयोग ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई टूरमैलिन क्रिस्टल क्यों काम में लिया जाता है? ये ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर इससे कोई प्रकाश गुजारते हैं तो उसकी तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होती है, तो उस कारण अपने को मालूम पड़ जाता है कि ये प्रकाश कैसा है, ध्रुवित है या अध्रुवित है। वैसे इसको अपन आगे जब ये द्विवर्णता पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाकी ये टूरमैलिन क्रिस्टल याद रखना, टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक है। इसका उपयोग ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि। तो सर आप बोलोगे सर समतल क्यों लिखा अभी आपने? एक्चुअली क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश भी अलग अलग टाइप का होता है, ध्रुवित प्रकाश भी अलग अलग टाइप का होता है। समतल होता है, वर्ताकार होता है, दीर्घ वर्ताकार होता है। तो अपने को उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो सब इससे काफ़ी हो रहा है। अपने को सिर्फ पढ़ना है समतल ध्रुवित प्रकाश ही पढ़ना है, ठीक है। अपने सिलेबस में भी क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश ही होता है, क्योंकि 12th तक जो चीज़ की बात होती है वही अपने होता है। तो अपने क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश ही है। तो अब अपन बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश नहीं बोल के बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि, ठीक है। अब देखो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की वैसे तो बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन मोस्टली अपने जो 12th तक पढ़ते हैं वो सिलेबस में एक तो है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता और प्रकीर्णन। अब इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये
परावर्तन द्वारा और द्विवर्णता द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो, इन पे न्यूमेरिकल इस बार भी आएंगे और पिछली बार भी आए थे, और आगे भी जब भी लैबोरेटरी की भर्ती होगी तो आएंगी। ये तो अपवर्तन द्वारा और प्रकीर्णन छोटी सी थ्योरी है, बता दूंगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा फोकस अपना रहेगा परावर्तन द्वारा और द्विवर्णता इसके द्वारा, समझ गए। यहाँ पर जो बूस्टर का नियम आएगा और यहाँ पर उसका नियम आएगा, मेलस का नियम। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उन्हीं पे बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उन्हीं पे डायरेक्ट बनते हैं सीधे से, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं परावर्तन द्वारा। पहला पढ़ते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण, तो अपवर्तन परावर्तन तो आप सभी को पता है, अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, जब अध्रुवित प्रकाश एक माध्यम में गति करते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश दोनों ही आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है ये कोई क्या है, सतह है। ये सतह है जो क्या करती है, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग करती है। मैंने माना ये कोई पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आपतित होगी, जब ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगी तो क्या होगा, कुछ प्रकाश का कुछ हिस्सा तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, परावर्तित, और ये वाला हिस्सा होता है अपवर्तित, ठीक है। ये वाला हिस्सा परावर्तित हो जाता है, ये वाला हिस्सा हो जाता है अपवर्तित। तो क्या बात सामने आई, जब देखा तो ये मालूम पड़ा कि भाई जो इस स्थिति में जो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश है ना, दोनों ही आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं। पूर्ण तो ध्रुवित नहीं होते, लेकिन दोनों ही आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं बिना कुछ किए। यानी कि जब प्रकाश जब गिरेगा इस पे, ठीक है, तो कुछ भाग क्या होगा, परावर्तित होगा, कुछ भाग क्या होगा, अपवर्तित होगा, कुछ भाग परावर्तित होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा। तो जो परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश है वो दोनों ही आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बूस्टर ने बताया, बूस्टर भाई साहब ने एक बात बोली कि यदि एक विशेष आपतन कोण की या प्रकाश को एक विशेष आपतन कोण पर आपतित करो, ये होता है आपतन कोण आई, ठीक है। प्रकाश को आप विशेष आपतन कोण पर आपतित करो तो क्या होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जब प्रकाश जब आपतित करते हो तो कुछ भाग आपको अपवर्तित मिलता है, कुछ परावर्तित, दोनों ही क्या होता है, समतल ध्रुवित होते हैं। लेकिन इस एंगल को कोई एक निश्चित एंगल ऐसा होता है जिसका मान होता है IB। इसको आप IB एंगल से यहाँ पर प्रकाश को टकराओ या फिर प्रकाश यहाँ पे आए, इस एंगल से आपतित हो, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा ना वो पूर्णतः ध्रुवित होगा। वो क्या होगा, पूर्णतः ध्रुवित होगा, समझ गए। जबकि यहाँ अपवर्तित प्रकाश तो अब भी क्या होगा, आंशिक ध्रुवित ही होगा, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित अपने को मिल जाता है, समझ गए। कब, जब अपन IB कोण से इसको गिराएं तब, यानी कि आपतन कोण जब IB हो, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित मिलता है अपने को। और अपवर्तित प्रकाश तो खैर वो तो अध्रुवित है ही, वो तो अध्रुवित यानी कि आंशिक रूप से ध्रुवित है ही, ठीक है। तो देखो, ये बात किसने बताया, बूस्टर ने बताया कि एक विशेष आपतन कोण IB पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण IB पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इस आपतन कोण को बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। इसके रिगार्डिंग सवाल सीधे आते हैं और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। कैसे निकालते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ से कोई क्या हो रहा है, किसी माध्यम से आपतित अध्रुवित प्रकाश, यानी कि अध्रुवित प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, इस साइड क्या होगा,
अपने को मिलेगा परावर्तित प्रकाश, और इस साइड मिलेगा अपवर्तित प्रकाश। परावर्तन अपवर्तन तो पता है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा नॉर्मली अपने को जो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश है वो कैसा प्राप्त होगा, आंशिक ध्रुवित। कैसा प्राप्त होगा, आंशिक ध्रुवित। लेकिन बूस्टर भाई साहब ने क्या बोला, बूस्टर ने बोला कि आप किसी कोण IB पर यदि आपतित करो, आप किसी कोण IB पर आपतित करो तो जो परावर्तित प्रकाश है ना वो क्या हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई आप IB कोण पे आपतित करोगे तो परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, और उस कोण को आप क्या बोलोगे, बूस्टर कोण या फिर ध्रुवण कोण बोलते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक संबंध दिया आगे जाके, ये अपवर्तित प्रकाश तो जब आप IB पे भी आपतित करोगे ना तो भी आंशिक ध्रुवित रहेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। सिर्फ बात करते हैं परावर्तित पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, यानी कि जब IB पे आपतित करोगे जो परावर्तित प्रकाश मिलेगा ना वो पूर्णतः ध्रुवित होगा, ठीक है। इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट सिर्फ किसके रिगार्डिंग दिया गया है कि भाई जो परावर्तित प्रकाश है वो अपने को पूर्णतः ध्रुवित मिलेगा, समझ गए। हाँ, तो बूस्टर भाई साहब ने एक संबंध दिया म्यू इज इक्वल टू 10 IB। अब म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू। जिस माध्यम पे आप आपतित कर रहे हो, ये वाला माध्यम 2, ठीक है, वह होगा माध्यम का अपवर्तनांक। ये मोस्टली अपन क्या लेते हैं, हवा या निर्वात। हवा निर्वात लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं होते, हवा निर्वात लगभग सेम मान सकते हो, ठीक है। तो म्यू होगा माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू बराबर होगा 10 IB। म्यू बराबर क्या होगा, 10 IB। तो फिर इनका स्टेटमेंट क्या आया कि भाई ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या होता है tan थीटा, ज्या होता है sin थीटा, और कोज्या होता है cos थीटा। समझ के ध्यान रखना, स्पर्शज्या बोले तो tan थीटा, एक बोल होता है ज्या होता है sin थीटा, ठीक है, और कोज्या यानी कि cos थीटा। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी कि 10 IB, ठीक है। ध्रुवण कोण IB का स्पर्शज्या बोले तो 10 IB का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही होता है बूस्टर का नियम, यही होता है बूस्टर का नियम, ठीक है। का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये होता है बूस्टर का नियम, ठीक है। तो बूस्टर भाई साहब संबंध क्या दिया कि म्यू इज इक्वल टू 10 IB, म्यू इज इक्वल टू 10 IB। यदि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो संबंध क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 10 IB, ठीक है। चलिए अब देखो, जो बूस्टर भाई साहब ने क्या कहा, भाई म्यू इज इक्वल टू 10 IB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, कि भाई 10 IB को लिखूंगा sin IB अपॉन cos IB। परंतु स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम सभी को पता है, अपने ऑप्टिक्स का सबसे फेमस नियम है कि भाई कोई प्रकाश किसी कोण I1 से आपतित हो रहा है और किसी कोण R से क्या हो रहा है, वो अपवर्तित हो रहा है, ठीक है। किसी कोण R से अपवर्तित हो रहा है, यहाँ का माध्यम कितना है, μ1 है, अपवर्तनांक μ2 है, और यहाँ का अपवर्तनांक μ2 है, यहाँ का μ1, यहाँ का μ2। तो स्नेल ने बहुत शानदार नियम दिया कि μ1 एक संबंध होता है, μ1 sin I हमेशा ये होता है, इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं अभिलम। तो अभिलम के साथ कोण लेते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, ये वाला कोण नहीं लेंगे, ये अभिलम के साथ वाला अपन कोण लेते हैं। तो μ1 sin I बराबर μ2 sin R, ये उसने किसने दिया हुआ नियम, स्नेल ने। किसने दिया, स्नेल ने। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ μ1 कितना है, यहाँ हवा है निर्वात है, तो उसके लिए भाई हवा है, चलो उसका कितना होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू यहाँ पे किस कोण से हो रहा है आपतित IB, तो sin IB, इसका म्यू, और यहाँ से किस कोण से हो रहा है अपवर्तित R, तो म्यू इंटू sin R, ठीक है। समझ गए। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपतित किरण जिस कोण से आपतित होती है ना, तो परावर्तित किरण भी उसी कोण से प्राप्त होती है। यानी कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, आपने पढ़ा हमेशा ये कि जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से क्या होगी, किरण परावर्तित होगी। ये कोण जितना ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, समझ गए। जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है। तो हमेशा अगर ये IB है तो ये भी IB ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर ये कोण IB है तो ये कोण भी IB ही होगा। ये परावर्तन का नियम है कि भाई आपतित किरण जिस कोण से आपतित होती है वो परावर्तित किरण उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपने पढ़ा है। तो आपतन कोण IB और परावर्तन कोण
ये आई बी बिल्कुल भी बराबर हो जाएंगे। और ये सारे कोण अपन अभिलंब के साथ निकालते हैं। ये होता है अभिलंब, ये लाइन होती है अभिलंब, और इस कोण को बोलते हैं अपवर्तित कोण। ठीक है, तो यहाँ से आया, परंतु स्नेल के नियम से स्नेल भाई साहब ने क्या बोला कि भाई म्यू 1, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू साइन आई बी, कौन गया साइन आई बी बराबर इसका अपवर्तक म्यू साइन आर। तो यहाँ से देखोगे तो म्यू बराबर कितना आ रहा है, साइन आई बी अपॉन साइन आर, साइन आई बी अपॉन साइन आर। अब देखो ये भी म्यू बराबर साइन आई बी अपन कॉस आई बी, यू है म्यू बराबर साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपन दोनों को कर दोगे बराबर, तो साइन आई बी अपन कॉस आई बी और साइन आई बी अपॉन साइन आर, साइन आई बी से साइन आई बी कैंसिल, यहाँ से क्या आया कॉस आई बी बराबर साइन आर, कॉस आई बी बराबर साइन आर। अब मैंने साइन आर को क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस आर, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैंने लिख दिया साइन आर को लिख दिया कॉस 90 माइनस आर। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा अपने पास, आई बी इज इक्वल टू 90 माइनस आर। यहाँ से करोगे तो आई बी प्लस आर बराबर 90, यानी कि इस कोण का योग आई बी और आर, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90। तो अब आपको बताइए सरल रेखा कितनी होती है, 180 की। ये सरल रेखा पूरी कितनी होती है, 180 की। अब इस सरल रेखा के अंदर मैंने माना कि भाई ये कोण कोई x है, ये कोण कोई x है, तो सरल रेखा का पूरा का योग क्या होगा भाई, x प्लस आर प्लस आई बी बराबर 180। तो आपको पता r प्लस आई बी, तो अपने पास कितना आ गया, 90 आ गया। तो x प्लस 90 बराबर 180, यहाँ से x बराबर कितना है 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा एंगल 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से क्या सब संबंध निकला कि भाई परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। खोपड़ी में बिठा लेना, परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है, हमेशा माइंड में फिट रख लेना। परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। ये कोण कितना होगा, ये कोण, ये परावर्तित है, ये अपवर्तित है, ये कोण कितना होगा 90, ये कोण कितना हो जाएगा 90। समझ गए, चलिए। अब देखो एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, कांच के लिए आई बी का मान 57 डिग्री होता है, 57 डिग्री होता है। किसके लिए, कांच के लिए। कांच के लिए जो बूस्टर कोण है, बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण, उसका मान होता है आई बी। ठीक है, इसको ध्रुवण कोण किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इस कोण से अगर किरण को आपतित करोगे तो जो परावर्तित प्रकाश है वो अपने को पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ध्रुवण कोण। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यदि आपतन कोण आई का मान बूस्टर कोण आई बी से ज़्यादा या कम, यानी कि आई बी लेस देन आई हो, फिर आई बी बड़ा हो आई से, तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होते हैं। समझ गए कि भाई कोई भी किरण आप आपतित करोगे तो वो क्या होगा, परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश क्या होगा, आंशिक ध्रुवित होगा। कब, जब आई बी या तो मतलब जो आई है या तो आई बी से बड़ा हो या फिर आई बी से छोटा हो। ठीक है, लेकिन 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 जब आई बराबर आई बी हो जाएगी, यानी कि जो आपतित प्रकाश है वो बूस्टर कोण पर आपतित हो, तो क्या होगा, आपतन कोण बराबर बूस्टर कोण हो तो अपवर्तित प्रकाश तो आंशिक ध्रुवित रहता है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं रहता, परंतु परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यही तो कहा है इसने बूस्टर भाई साहब ने कि भाई जब भी आप आपतित प्रकाश को बूस्टर कोण से आपतित करोगे, उस एग्जैक्ट कोण से, तो परावर्तित प्रकाश होगा ना वो पूर्णतः ध्रुवित मिलेगा, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित मिलेगा। बाकी उससे कम या ज़्यादा में सेम स्थिति रहेगी, लेकिन उसी कोण पर आपतित करोगे तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। समझ गए, चलिए अब इससे आते हैं न्यूमेरिकल, तो अपन करेंगे 3-4 न्यूमेरिकल। थैंक यू। अब देखो दो सवाल है, एक कह रहा है, पहला सवाल, एक अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, तो अपन माध्यम लेते हैं ना, जैसे कि ठीक है, जिसका अपवर्तनांक म्यू होता है, वो हमेशा अपन माध्यम पारदर्शी लेते हैं, माध्यम हमेशा अपन पारदर्शी ही लेते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर भी देखो आपको सवाल में जब भी ये ध्रुवण से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, आपको कांच होगा या फिर पारदर्शी माध्यम क्या होता है, कांच होता है, तो ये पारदर्शी माध्यम बोला जाएगा। सवाल में हमेशा पारदर्शी माध्यम एक शब्द यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कांच हुआ, तो कांच क्या एक पारदर्शी माध्यम है, तो ये ध्यान रखना, वो माध्यम मोस्टली पारदर्शी लिया जाता है, मोस्टली पारदर्शी लिया जाता है। ठीक है, तो एक कह रहा कि एक अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर 30 डिग्री पर आपतित होने के पश्चात पूर्णतः समतुल ध्रुवित हो जाती है, तो अपवर्तन कोण व म्यू ज्ञात करो। अपवर्तन कोण और म्यू ज्ञात करो। तो देखो आपको पता है कि भाई सिंपली जब कोई प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ अपवर्तित।
परावर्तित और अपवर्तित दोनों ही क्या होते हैं, आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। लेकिन जैसे अपन इस प्रकाश को किसी कोण IB पर आपतित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपने को परावर्तित प्रकाश है ना, वो तो मिलता है पूर्णतः ध्रुवित जो अपन ने पढ़ा है, और जो अपवर्तित प्रकाश है वो तो पहले भी आंशिक ध्रुवित था और बाद में भी आंशिक ध्रुवित ही रहेगा। लेकिन एक शर्त बन जाती है, क्या बन जाता है कि अगर ये कोण भाई ये IB भी IB होगा और ये R है, तो फिर ये पूर्णतः ध्रुवित परावर्तित और आंशिक ध्रुवित अपवर्तित दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि ये कोण 90 हो जाता है। ये कोण 90 मतलब IB + R बराबर 90 हो जाता है। IB + R बराबर 90 होता है। ये हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तब होगा जब ये आपतित किरण IB कोण से होगी, समझ गए, IB कोण से ही आपतित होगी। नहीं तो अगर IB कोण नहीं होगा, सिंपली अगर I से आपतित हो रही है I से, तो ये I + R 90 नहीं होगा, ठीक है, I + R 90 पर नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो क्या होगा कि भाई प्रकाश की किरण यहाँ पे IB पे आपतित होगी, तो ये तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा और ये भी एंगल कितना होगा IB, और कुछ भाग क्या होगा अपवर्तित होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ मालूम होती है कि IB + R बराबर होता है 90 हमेशा, क्योंकि ये 90 है, IB और R लंबवत होते हैं। किस केस में, जब ये IB कोण से आपतित हो तभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, IB + R 90 हो गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि आपको एक तो अपवर्तन कोण पूछ रहा है R पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है म्यू, तो देखो म्यू बराबर क्या होता है, पहले तो ये निकाल दो भाई, आपको IB दिया हुआ है, माध्यम पर 30 डिग्री पर आपतित होने पर पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, बूस्टर कौन है, IB है, कि भाई अपने को क्या मिल रहा है, आपतित होने के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। तो यानी कि मतलब अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, इसका मतलब वो कौन सा हुआ जो दिया हुआ वो है अपना बूस्टर कोण। तो यानी कि IB कितना है 30 + R बराबर 90, R बराबर कितना हो जाएगा 60, R बराबर कितना आ जाएगा, ये कौन 60 आ जाएगा। अब पूछ रहा है इस माध्यम का म्यू क्या है, तो आपको पता है म्यू इक्वल क्या होता है 10 IB, म्यू इक्वल 10 IB, ठीक है। म्यू 10 कितना है, IB कितना है 30, 10 कितना हो जाएगा 1/√3, म्यू बराबर 1/√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू, यानी कि म्यू का मान 1/√3 और R कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये 30 है, 30 + 60 90, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, एक समतल कांच के पृष्ठ पर एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, आपतन कोण का मान कितना चाहिए जिससे कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो। देखो सिंपल सा बात, इसने क्या बोल दी, एक समतल कांच के पृष्ठ पर एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए जिससे कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो। अब परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होगी कब, जब I बराबर क्या होगा IB, जब आपतन कोण किसके बराबर होगा, I बराबर IB के बराबर, तभी तो लंबवत होगी। उस बूस्टर कोण की स्थिति में ही तो ये दोनों लंबवत होती है, बाकी नहीं होती, ध्यान रखना। तो भाई I बराबर IB, और अपने को दिया गया क्या है, कांच है, ठीक है। तो कांच के लिए IB क्या होता है, कांच के लिए IB ये याद रखने ला 57 डिग्री, कांच के लिए IB क्या होता है 57 डिग्री, समझ गए। तो ये चीज़ होगी, कांच के लिए IB कितना हो गया 57 डिग्री। और कारण क्या है कि भाई कांच के लिए म्यू कितना होता है 1.5, ये कारण क्या है इसका कि भाई कांच के लिए म्यू कितना होता है 1.5, तो इससे आप निकालोगे तो IB बराबर कितना आएगा 57, क्यों, क्योंकि जो म्यू इक्वल क्या होता है 10 IB, म्यू इक्वल 10 IB, तो ये अप्रोक्सीमेट म्यू बराबर 1.5 आ जाता है। 10 57 लिखोगे तो म्यू आ जाता है, समझ गए। तो कांच के लिए अपवर्तनांक होता है 1.5 के आसपास, ठीक है, और ये IB क्या होगा 57, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब शायद मेरे ख्याल से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन। बहुत ही मस्त सवाल दिया हुआ है, यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उसके ध्रुवण कोण का मान ज्ञात करो।
ध्रुवण कोण का मान ज्ञात करो। मस्त सवाल है। देखो ये पूछ रहा है ध्रुवण कोण का मान। तो आपको बताया यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो ध्रुवण कोण और म्यू में संबंध क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 IB, म्यू इज इक्वल टू 10 IB। अब आपको निकालना है क्रांतिक कोण निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, म्यू चाहिए, म्यू चाहिए। लेकिन म्यू कहाँ से आएगा, तो इसने एक कंडीशन दे दी, यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री। तो पहले तो ये समझ लो कि क्रांतिक कोण होता क्या है। जब आपने अपवर्तन में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में वो प्रकाश की किरण अपने जो अभिलंब है उससे दूर हट जाती है। ये होता है भाई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर, यानी कि ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। अब आप जैसे जैसे इस आई का मान, आपतन कोण आई का मान बढ़ाओगे, ये दूर होते होते जैसे जैसे बढ़ाओगे दूर होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये कोण कितना हो जाएगा, ये पूरी तरंग ऐसे हो जाती है, मतलब किरण पूरी की पूरी ऐसे हो जाती है, यानी कि ये पूरी किरण क्या हो जाती है, अभिलंब के लंबवत हो जाती है। ये एंगल 90 हो जाता है और ये किरण ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है आई, उसका मान होता है IC। समझ गए भाई? सिंपल सी बात क्या होती है कि भाई जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे ये अभिलंब से दूर होती जाएगी, पहले इतनी होगी, दूर होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इस अभिलंब के लंबवत हो जाएगी। तो उस स्थिति में इस आपतन कोण के मान को बोलते हैं क्रांतिक कोण। उस आपतन कोण के मान को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। I = IC, ठीक है। तो यहाँ से आप किसका नियम लगाओगे, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, μ1 sin r I बराबर μ2 sin r। तो μ1 कितना है कि भाई ये पदार्थ मैंने मान लिया, जो पदार्थ है वो वही पदार्थ, ठीक है। तो मैंने मान लिया म्यू sin I मतलब कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। μ2 कितना, विरल माध्यम। अब माना कि आप कुछ भी माध्यम नहीं दिया तो आपको क्या मानना है, हवा, ठीक है। कुछ माध्यम दिया होता तो बात होती, कुछ भी माध्यम नहीं तो हवा। हवा का क्या हो गया 1 × sin r कितना हो जाता है 90। यहाँ से देखो म्यू sin 45 है, यानी कि 1/√2 और ये 1 sin 90 का मान कितना होता है, ये 1। ऐसे म्यू बराबर कितना आ जाएगा √2, म्यू बराबर आ जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ से म्यू बराबर आ गया √2, तो 10 IB। अब IB का मान कितना होगा, IB बराबर 10 इनवर्स √2, 10 इनवर्स √2, यानी कि √2 कितना होता है 1.414, 1.414 ये होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आती है, इसकी वैल्यू आती है IB 10 इनवर्स √2 की लगभग 54 और 55 डिग्री के आसपास, 54 और 55 डिग्री के आसपास। तो IB कितना हो जाएगा 54 और 55, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको इस टाइप का एंगल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा एंगल बन रहा होगा जिससे कि आपको कोण डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। ये तो क्या है कि मतलब क्वेश्चंस बनाया हुआ है तो इसलिए मतलब आंसर मतलब ऐसे आ रहा है, मतलब पॉइंट में हिसाब से, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जिससे कि आपका एंगल 6 आए, 30 आए, ठीक है, ऐसे। या फिर नहीं भी हो तो फिर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि भाई sin 10 जो 60 है उसके लिए मान कितना होता है, 10 30 के लिए कितना होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या वैल्यू रहेगी, तो उससे भी आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या था, इससे क्या बोला कि भाई ध्रुवण कोण ज्ञात करना है, और ध्रुवण कोण ज्ञात करने के लिए आपने को चाहिए म्यू, और म्यू कहाँ से आएगा, आपने को दे दी ये कंडीशन कि भाई क्रांतिक कोण कितना है 45, तो यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो। समझ गए? चलिए अब देखो एक सवाल, किसी पारदर्शी कांच की प्लेट पर प्रकाश किरण 10 इनवर्स √3 कोण पर आपतित है।
परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है तो कांच का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात करो। तो ये बोल रहा है कि भाई किसी कोण पर क्या tan−√3 पर आपतित है, जो परावर्तित किरण क्या मिलती है पूर्णतः ध्रुवित। इसका मतलब क्या है, आपतन कोण कौन सा कोण है, बूस्टर कोण है, यानी कि जो दिया हुआ कोण कितना है IB बराबर कितना है tan−√3। समझ गए भाई, sin−1x, cos−1x, tan−1x, ये क्या होते हैं, हमेशा अपने आप कोण होते हैं, अपने में क्या होता है, हमेशा कोण होते हैं। तो IB बराबर tan−1√3 ये हुआ। तो यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से क्या आया, tan IB बराबर कितना आ गया, √3, tan IB बराबर √3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या पूछा है, कांच का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण। तो यहाँ से देखोगे तो IB कितना आएगा, IB आएगा 60, tan60 का मान होता है √3, तो IB कितना आ जाएगा 60। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, म्यू बराबर tan IB, यानी कि म्यू बराबर कितना हो गया √3, म्यू बराबर √3। तो म्यू तो आ गया कांच का अपवर्तनांक √3। अब कह रहा है अपवर्तन कोण का मान, तो आपको पता है जब ये क्या बोलते हैं, जो परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होगी तो IB + R बराबर कितना होता है 90। तो R बराबर कितना हो जाएगा 90 - IB यानी 60, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए, कितना मस्त क्वेश्चन था। बस ये जो 4 क्वेश्चन करवाए ना, इन चारों में सारे लॉजिक आ गए, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये चारों सवाल समझ गए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और इनसे एक सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो कितने इजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है एक चीज़, एक तो क्या IB + R बराबर 90, ठीक है, या फिर आपको ये म्यू बराबर tan IB, यहाँ पे चीज़ भी फंसा सकते हैं, या फिर एक वो वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आपको IC का मान दिया, जिसमें मतलब जो, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि जो सारे कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए, इससे बाहर किसी भी दूसरे कॉन्सेप्ट में सवाल नहीं बनता। ठीक है, ये है मोस्टली इन्हीं पे बनते हैं। एक चीज़ है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखा करो, tan37 का मान होता है 3/4, tan37 का मान होता है 3/4, और tan53 का मान होता है 4/3। ये याद रखो, ये याद रख लिया करो, बस ये याद रखो। इनसे ये निकाल सकते हो, कैसे देखो, tan37 के लिए मतलब क्या आएगा, 3 मतलब 3 ऊपर आएगा, 3 मतलब क्या आएगा 3 ऊपर, tan37 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, ये याद रखो बस। tan53 इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, इसका उल्टा 4/3। ठीक है, अब आपको tan37 दिया हुआ यानी कि लंब बटा आधार, तो आप लाल का से इसका क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, और इसका आधार बटा कर्ण, तो क्या जाएगा 3/5 और 4/5। सेम ऐसे कैसे इसके लिए भी ये निकाल सकते हो sin53। बाकी याद ये रखो, बस ये याद रखो, tan37 3/4, उससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन मेलस का नियम, यानी कि किसके द्वारा, पोलराइड जिसमें यूज होगा उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ करेंगे। उसके बाद अपना ध्रुवण मोस्टली खत्म हो जाएगा। थैंक यू।